चिल्ला बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि सरकार और किसान के बीच में आपस में समझौता नहीं हो पा रहा। किसको पीछे हटना चाहिए और कितना पीछे हटना चाहिए। दूसरी मुद्दा जो है हमारी की किसान के आंदोलन किस तरफ जा रहा है। अगर हम शुरू से देखते हैं, शुरू का आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, उन्होंने रेलवे ट्रैक रोके, उसके बाद बढ़ता हुआ दिल्ली सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए। सिंधु बॉर्डर तक पहुंचने के बाद वहाँ पे खालिस्तान जैसे नारे लगे, फिर कुछ अरबन नक्सल भी शामिल हुए उसमें। फिर कुछ ऐसे लोग भी जैसे कि भारत के नामी ग्रामी क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज जी, जो उन्होंने मंच से खड़े होकर के हिंदुओं को गाली दी, तो भी हिंदू इतना सहनशील कि उसको सुनता रहा। फिर उसके आगे और जाते हैं, फिर खालिस्तान के नारे लगे, मोदी को मारने के नारे लगे। उसके बाद रिलायंस और अडानी अंबानी टारगेट हुआ और 1700 टावर तोड़ दिए गए। अब इससे भी आगे बढ़ के बात आई है कि माने जातिगत आंदोलन को जातिगत रूप दे दिया गया है, जिसमें ब्राह्मण से लेकर मंदिरों तक को निशाना बनाया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, अपने सभी जो भी जुड़ेंगे उनसे यही पूछना चाहूंगा कि आखिर आंदोलन का स्वरूप क्या है। कोई ऐसा नहीं है जो किसानों का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन किसान के आंदोलन किस आधार पे किस तरफ जा रहा है। तो अभी हमारे साथ श्याम किशोर गुप्ता जी जुड़े हैं, रेहड़ी पटरी संचालक एसोसिएशन से जुड़े हैं। उनसे लगातार उनकी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी होती रहती है और समाज के बीच में रहते हैं, क्योंकि रेहड़ी पटरी भी बहुत बड़ा समाज का वर्ग है। और हाल ही में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेहड़ी पटरी भी जो देश का है और दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक गतिविधि है। तो गुप्ता जी से जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले गुप्ता जी आपको बहुत बहुत नमस्कार कि आप हमारे कार्यक्रम में ज्वाइन किए और समय से ज्वाइन कर लिया आपने। अभी तक इनविटेशन बहुत लोगों को, लेकिन लोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से कनेक्टिविटी हो जो भी हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर आपकी नज़र में ये किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है। जो शुरू में उद्देश्य हुआ कृषि बिल खत्म करने की, अब उसका उद्देश्य क्या दिख रहा है आपको। पहले तो मैं वतन की आवाज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको बेर बेर को मौका देते हैं और हमारे रेहड़ी पटरी समाज के लिए वो एक आवाज उठाते हैं। मैं इसमें दो बात कहना चाहता हूं कि किसान की जो समस्या है, वेंडर भी तो किसान है, वेंडर भी तो किसान है। ये एक राज्य का किसान का मसला क्या है कि एक राज्य ही पंजाब, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, हमको लगता है इसको हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन मोदी जी हम किसानों के बारे में कोई गलत निर्णय नहीं करेंगे, और जो भी उन्होंने किया है ये एक दिन में तो बन नहीं गया, एक दिन में तो लिख नहीं दिया गया। इसमें करीबन कांग्रेस सरकार भी यही लाना चाहती थी और मोदी जी ने इसको जामा पहना दिया। किसान का इसमें हित होगा, अनहित नहीं होगा। लेकिन ये एक मुद्दा जो है राजनीतिक विपक्ष द्वारा पीछे पर्दे के पीछे से खेल रचा जा रहा है मोदी को बदनाम करने के लिए। लेकिन मोदी जी ने, अच्छा ये बताइए कि काश्तकार के अकाउंट में पैसा पहुंच गया आज पहली बार भारतवर्ष में। किसके अकाउंट में? हाँ, किसके अकाउंट में पैसे पहुंच गए? किसानों के। अच्छा, पहुंचा नहीं पहुंचा ये हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, जो मोदी जी भेजा उसमें, जो कर्नाटक से आया वाली? नहीं, वो तो एक फंडिंग है। अच्छा, वो तो हाईजेक है। मोदी वाला पैसा तो किसानों के खाते में पहुंच गया। जी। लेकिन ये समस्या क्या है कि ये कुछ किसान को भड़काया जा रहा है जो बड़े काश्तकार हैं। इसमें कौन सा छोटा काश्तकार है जो इसका विरोध कर रहा है? मैं तो पहले ये बताइए, हमारे मोदी जी जब से आए हुए हैं संसद में माथा टेका है और उन्होंने मतलब वचनबद्ध है कि हम कुछ होता तो ये पहली बात तो ये एक ऐलान नहीं करते कि इतने साल की उम्र के बाद कोई सांसद प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
मोदी जी की पारी 2027 में शायद 3 साल की हो रहेगी, उसके बाद मोदी जी नहीं रहेंगे। लेकिन मोदी जी किसान हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान, ये हम किसान नहीं कह रहे हैं, ये एक हाईजेक कहा जा रहा है। नहीं, मेरा अब ये सवाल है कि किसान की जो दिशा है, जो आंदोलन की दिशा है, किसान ठीक है, सबके अधिकार है, सब इस देश में आंदोलन कर सकता है। तो पंजाब से रेलवे रोको से शुरू हुआ और यहाँ तक जातिगत भी हो चुका है। तो क्या सोचते हैं आप कि कई स्टेप हुए हैं, जैसे पंजाब में शुरू हुए तो रेलवे रोको, उसके बाद हरियाणा में आए तो तोड़ फोड़ हुआ, उसके बाद सिंधु बॉर्डर पे आए तो ये युवराज सिंह जो हमारे भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनके पिता के सारे हिंदुओं को गाली देते हैं कि हिंदुओं की माँ बहन लोग। तो देखिए जी, किसान का मुद्दा ये है, पंजाब अपनी जिद पे अड़ा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, रोड बॉर्डर जो जाम है, इससे हमारा आयागमन बंद है, हमारा जो माल आता था खेतों से वो बंद है, मार्केट में जो माल है वो महंगा बिक रहा है। ने इस टाइम तो आप जानते थे कितना मद्दा सामान सब्जी सब बिकता था। लेकिन ये एक सोची समझी राजनीतिक है, और ये राजनीतिक दल जिनकी दाल नहीं गल रही है मोदी जी के आने के बाद, उन लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, और कुछ नहीं, मोदी को बदनाम करने के लिए। वो तो ठीक है, वो विपक्ष है तो हाईजैक करेंगे, कोशिश करेंगे वो। लेकिन आंदोलन की राह क्या है, वो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उनका राह क्या है। कुछ दिन पहले ही 1700 टावर तोड़ दिए, आज पता चला है कि पंजाब में ही मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। जी, तो आखिर उनका उद्देश्य क्या है, क्यों टावर तोड़े जा रहे हैं, क्यों अडानी अंबानी और बाबा रामदेव को टारगेट किए जा रहे हैं, जो स्वदेशी कंपनियों को क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? इसके पीछे ये है कि देखिए भाई, पहले हमारे टाटा भय, बिरला भय, तमाम से लोग भय, ये दुनिया का रीत है, आज कोई छोटा होगा तो कल बड़ा भी होगा, बड़ा है तो उसको उसका भी कोई एक उत्तराधिकारी पैदा होगा। ये एक विरोध नहीं है, ये एक तानाशाही है। मैं सीधी बात कहूंगा, क्यों हमको काश्तकार के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेज ये है, अगर काश्तकार का आंदोलन है तो काश्तकार कहां पर है? क्या उत्तर प्रदेश में काश्तकार नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है? लाखों की तादाद में हर जगह काश्तकार है, तो 10 काश्तकार ही क्यों हैं? मतलब 2.5% जो सरदार हमारे हैं सिख भाई, वो बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, गुरुद्वारा में उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, उनका एक हक है, संविधान है, लेकिन जो हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनको बेर बेर बुला रही है वार्तालाप करने के लिए, और वो उस पर अड़े हुए हैं, तो आखिर अपनी मंशा तो बताएं, ये आखिर चाहते क्या है? नहीं, आपको क्या लगता है? वो तो मंशा बता रहे हैं कि भैया उन्हें खालिस्तान चाहिए, जैसे नारे लग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका मंशा खालिस्तान बनाने की है? हो भी सकता है, विदेशी ताकत उनके साथ है, फंडिंग वहां से हो रहा है, ये पूरा एक हाईजेक है। आप एक सवाल लगाइए, 1974 में गाजीपुर में एक आंदोलन हुआ था जी। काश्तकारों का, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस आंदोलन में शामिल हुए थे, बैठे थे, तो काश्तकार का हितैषी कौन? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज उन्हीं के पग चिन्हों पर हमारे जो मोदी जी चल रहे हैं, तो क्या काश्तकार का गलत तो करेंगे नहीं? हो जब भी करेंगे काश्तकार का सही करेंगे, हमारा मानना है। नहीं, आंदोलन तो हमेशा ही होती रही है। जैसे पिछले दिन कुछ भारत बंद आंदोलन भी बुलाया गया, तो लगातार ये भी चीज देखी जा रही है कि जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, तो जो भारत बंद आंदोलन है ना, वो असफल रहे हैं। उससे पहले वो सफल रहते थे। इसका मतलब उस टाइम बीजेपी उनको हाइक करती थी, अब बीजेपी सत्ता में है तो कोई और हाइक करने की कोशिश कर रही है। तो जी, ये आंदोलन तो चलते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दा ही आ रही है, मुद्दे की वह है कि मैं आपको सीरियल वाइज बता दूं कि जब पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर और बॉर्डर पर फिर हमारे देश के जो बहुत ही मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह हैं, उनके पिता युवराज जी आके मंच से पूरे हिंदुओं को गाली दे गए। जी, आपको, आपने सुना होगा, सभी ने वीडियो देखा होगा जी, जी, कि हिंदुओं के माँ बहन 2 रुपये में अंग्रेजों के मैंने मुसलमानों के हाथ बिके।
तो भैया वो क्या हिंदू नहीं थे? सबसे पहले सवाल तो वही थे। दूसरी बिल्कुल ये बिल्कुल। सवाल था कि जो वहां पे बैठे थे, जो सिख भाई हैं, उनको तो ये देखना चाहिए ना कि सिख भाई सिख आए कहाँ से। आए कहाँ पृष्ठभूमि से? अगर हम जाए तो गोविंद सिंह का नाम गोविंद राय जी है। और तीसरी चीज है कि मैं ये कहना, खालिस्तान तो कोई उनसे, आप जैसे लोग पूछे उनसे कि खालिस्तान बनाना कहाँ चाहते हो। गुरु गोविंद सिंह ने जन्म पटना में लिया, उनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। तो जी। जिस हिस्से को मांग रहे हो खालिस्तान के लिए, वहां तो गुरु का कोई लेना देना है ही नहीं। कोई नहीं लेना देना, लिहाजा बिल्कुल सही बात। और बिल्कुल सही खालिस्तान बात। कहाँ बनाना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे देश की जो कृषि बिल है वो उसमें वापस होने हो, लेकिन इसमें विदेशी लोग भी इंटरफेयर करें लगातार। आप लोगों ने देखा होगा चैनल के माध्यम जी से लगातार बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लैंड से फंडिंग हो रहा है, कनाडा की प्रधानमंत्री से बयान दिए जा रहे हैं। तो भैया इन लोगों की क्या दिक्कत क्या है इनकी? क्यों ये लोग हिंदुस्तान परेशान है जब? हिंदुस्तान में एक ही कमी है कि हम हिंदू आपस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्या जी सिख हमारी दुर्गा जी की पूजा नहीं करता है? क्या बजरंग बली के मंदिर नहीं जाता है? शंकर जी के मंदिर नहीं जाता है? जाता है। पूरे नवरात्रि जो हिंदू भाई नहीं कर पाते हैं, वो सिख बड़ी विधान से माँ दुर्गा की उपासना करता है नवरात्रि में। बहुत बहुत से भंडारे करते हैं। लेकिन इसके पीछे खेल क्या है, ये ना मैं समझ पा रहा हूं, ना हमारी सरकार समझ पा रही है, और ना हमारी पब्लिक समझ पा रही है क्या? करोड़ों रुपए रोज आंदोलन में खर्च हो रहा है। यही अगर करोड़ों रुपए उन गरीब काश्तकार के हित में लगा दिया जाए, तो कौन सा किसान गरीब रहेगा, कौन सा काश्तकार आत्महत्या करेगा? ये बहुत बड़ी बात पहले कहा आपने कि जो आंदोलन में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं वो उन गरीब काश्तकार या किसान के हित में लगाते तो शायद आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ता और कहीं भी नहीं जरूरत पड़ता। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और एक चीज और था कि आंदोलन में देखने को मिला था कि काफी नक्सली, जो जिसे हम नक्सली, अर्बन नक्सली कहते हैं, जेएनयू ग्रुप, जेएनयू छाप, अ, हालांकि जेएनयू में सब नहीं है, लेकिन जेएनयू कुछ छाप है, टुकड़े टुकड़े गैंग, उसको भी रिहाई की मांग की गई। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या राज हो सकता है कि क्या इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है, या क्या क्या करवाना चाह रहे हैं? देखिए, मुस्लिम कंट्री से और विदेश से इनको लोगों को फंडिंग आ रही है। जैसे आप जैसे आपने शाहीन बाग का किस्सा सुना होगा। जी तो फंडिंग कहां से आई? सिखों ने उसमें खाना बांटा बांटा। हाँ, ये कह रहे कुछ लोग ये भी थे जो अभी वहां थे। नहीं नहीं, हम जो आपको शुरुआत से बता रहे हैं, जी शाहीन जी बाग एक सोची समझी राजनीतिक थी, और मोदी सरकार को बदनाम करने की थी। इसमें पर्दे के पीछे खेल था, और वहां पे खेल इतना बड़ा चला कि सिख भाई ने वहां पर लंगर बांटे, उनको जी लोगों को खिलाया, हाईजैक किया। आज वही दोनों मिलके पर्दे के पीछे से पूरी फंडिंग हो रही है और पूरा पैसा आ रहा। आखिर आप एक चीज बता दीजिए, हर बॉर्डर पर आप जोड़िए कितना पैसा खर्च हो रहा होगा, जी। कहां से आ रहा है? अगर काश्तकार गरीब है तो पैसा कहां से आ रहा है भाई? नहीं तो ये बताइए कि हमारा देश इतना कमजोर है कि कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग आके भारत को टुकड़े करने की सपना देखना शुरू कर देता है। अरे, कहा, किस दुनिया में आप जी रहे हैं? हम आस्तीन के सांप पाले हैं, आस्तीन के सांप है तो हमारे बीच में ही वो। हो जी सकता है हमारी सरकार के ही कुछ नेता उनसे मिले हों। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हर घर में एक विभीषण जरूर पैदा होता है। जी हर घर में एक विभीषण जरूर पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं से लीक पॉइंट हमारा है जरूर, और इसका क्या है ये हम नहीं बता जान सकते हैं, क्यों राजनीतिक मामला है। लेकिन जो धरना प्रदर्शन है, इसको पूर्ण रूप से हाईजैक किया गया है पर्दे के पीछे से। और कुछ विपक्ष वहां जाता है, वो किसान उनको वहां से भगाते हैं। वो सब एक नौटंकी और ख्याली पुलाव है। हम काश्तकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। आप एक बार वो कानून को पढ़िए, उसको समझिए क्या है। लेकिन इसको समझने के लिए तैयार नहीं हमारे किसान भाई। मैं भी जी। हो सकता हूं किसान हमारे बाप दादा रहे हों, लेकिन हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई।
आज ये क्या इतनी बड़ी परेशानी है? नहीं, यही मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसानों को क्या समस्या है, जब पूरी भारत तीन कृषि बिल के समर्थन में है, पूरी जनता से, आम जनता से लेकर किसान तक समर्थन में है, तो आखिर इन तीन राज्य वालों की क्या समस्या है? क्यों 1700 टावर को तोड़ दिए जाते हैं? क्यों, क्या अडानी अंबानी से क्या एलर्जी है इनको? क्यों स्वदेशी कंपनी नहीं होना चाहिए? 3 राज्यों में सरकार किसकी है? एक में तो आपकी योगी जी है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हम आपको बता दें, अभी मैं जब ये 2 बजे 12 बजे से 3 बजे तक का इन लोगों ने हाईवे जाम किया था, तो मैं लखीमपुर खीरी गोमती पुल पे फंस गया था। वहां पे मात्र 100 सरदार थे जो अपना ट्रक लगाए हुए थे। कोई भी बिना पगड़ी का न वहां पे नहीं था। अच्छा, तो ये एक सोची समझी साजिश है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं, पगड़ी तो आपने वीडियो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, बड़ी तेजी से एक मस्जिद से निकल के और बाद में आके फिर वो पूरी ड्रेसिंग करते हैं अपना, और जी फिर वो आंदोलन में पहुंचते हैं। दूसरी बात, जी कह रहे कि इस युग में पहला एक ऐसा दिखा गया बिना बिना मूछ वाले सरदार। तो जी क्या क्या लगता है आपको? ये देखिए, लोग इसकी ये लोग क्या बात को हम बता दिया कि ये सरदार तो हाईजेक है। हमारे सिख भाई हैं। नहीं, इसमें सिख के रूप में भी और लोग हैं। अच्छा, अब एक कमेंट लेते हैं कि काफी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं आज, तो जल्दी से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि एक राकेश टिकैत जी जो है, चलते चलते जातिगत पे आ गए हैं। जी जातिगत ये है कि वो पहले तो उन्होंने मंदिरों पर कहा हमने मंदिर में बहुत दान दिया, फिर कह रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। तो क्या है, मैंने किसानों के आंदोलन की ये स्वरूप हो गई कि अब वो जातिगत लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया। पहले तो सिख और हिंदुओं में लड़ाने की कोशिश की गई, फिर भी हिंदू ने सह गया, सहनशीलता रखी उन्होंने अपना। फिर अब जो है जाति पे आ गए कि ब्राह्मण और जो भी टिकैत जी जो भी हैं, तो कि ब्राह्मण को हमने दान दिया मंदिर में। क्या ये कहना जायज है कहीं से कि एक आंदोलन करने वाले लोगों को ब्राह्मण भी किसान होंगे? इसका मैं आपको जवाब पूर्ण विश्वास से दूंगा। चलिए, जी मैं सरदार भाई के रिलेशन से चालू करता हूं। जी सरदार भाई के गुरुद्वारा है, जी। गुरुद्वारा है। जिस सरदार भाई का खेत है, उस खेत में अगर 10 कुंटल गेहूं हुआ, मेरी बात समझ लेना, हाँ जी। तो उसका 2 कुंटल गेहूं सरदार हम्म, पहले गुरुद्वारा में भेजता है, उसके बाद अपने घर ले जाता है, उसके बाद मार्केट में बेचता है। राकेश टिकैत जी एक हिंदू हैं, ना कि पंजाबी हैं। हमको राकेश टिकैत जी ये बता दें कि कितने मंदिरों में उन्होंने अपने खेत से 2 कुंटल गेहूं भेजा है। इसका जवाब वो नहीं, दे दें। नहीं नहीं, ये बात, एक सवाल बहुत बड़ा है। वही मैं कह रहा गुरुद्वारे हूँ कि में, क्या जातिगत पे आना जरूरी था उनको, कि जातिगत अब आप अगर सरकार से नहीं जीत पा रहे हो तो अब ये जातिगत भावनाओं पे आ जाओ, जाति में भिड़ा दो, यादव यादव ब्राह्मण में भिड़ो, यादव कुर्मी में भिड़ो, या जो भी जातिगत भावनाएं क्यों भड़काए जा रहे हैं? क्या इसे देशद्रोह अच्छा नहीं एक माना चीज, जाना चाहिए? नहीं एक चीज बता दीजिए। राकेश जी टिकैत जी अमेठी से एक चुनाव लड़े थे, 10,000 वोट पाए थे। क्या अपने इलाके से नहीं लड़ते थे, लड़ पाते? ये एक राजनीतिक है, ये एक राजनीतिक रोटी। 5 एकड़ बीघा जमीन थी इनके पास, आज इनके पास इतनी जमीन कैसे आ गई, ये जवाब दे पहले। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। हमारे बहुत से नेता, किसान नेता, जो मोदी जी से प्रभावित हैं, लेकिन मजबूर हैं साथ में बैठने के लिए, खुशी से नहीं बैठे हैं बहुत से, ये आप बात मान लीजिए। जी। अच्छा, एक चीज और है कि लगातार सिंधु बॉर्डर से ये भी खबर आ रहा है कि वहाँ पे सुसाइड हो रही है, सुसाइड। जी और उसमें से एक चीज और मुझे अजीब लगता है कि जो आपने भी देखा होगा कि जो टेम्परेरी लेटरिन वो लगाया जाता है, बाथरूम, टॉयलेट, उसमें इतनी हाइट नहीं होता कि कोई भी गले में फांसी लगा के लटक जाए। राइट। तो फिर उसमें सुसाइड कैसे किया जा सकता है? कैसे, क्या क्या आपको लगता है कि बातें कहीं से भी सच हो रहा हो, या उनकी कोई ना कोई मर्डर कर रहे हैं उनकी? हम आपसे बता चुके हैं कि हम लोग ये सच्चाई जानते नहीं, कि वहां तक पहुंचे नहीं हैं। और इसमें जो आप बात कह रहे हैं,
ये हो सकता है कि वो इतनी हाइट नहीं, जितनी ही हाइट है जितने बड़े हम हैं, और उससे 4 इंच ज्यादा होगी बस। हाँ, तो 4 इंच कोई लटक तो सकता नहीं है। नहीं लटक लटक सकता नहीं। है, हाँ, नहीं फांसी नहीं लगा सकता है। उसमें कुछ बांधने लायक भी नहीं होता कि बांध के लटक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब कि क्या है, समझते कि मर्डर हो रहा है वहां पे। मर्डर हो और रहा है। शरीफ किसान जो है, जो बातें जान जाता है, तो उसको मर्डर क्यों कर दी जाती है। जी, तो सरकार इस इसको पर एक मुद्दा संज्ञान क्यों बनाया नहीं ले रही जाएगा। है। सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही आखिर। देखिए, सरकार अगर अपने ऊपर आ जाए तो आंदोलन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं, हमारे कल को किसानों की विपक्ष तो मैंने सुसाइड कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन मर्डर तो हो ही रही है, तो पक्का है। और पक्का जो है। एक कि कैसे कैसे मैंने बंद गाड़ी में बहुत करीब से गोली गोली चला लेता कोई, जबकि मैंने जो शुरू का केस हुआ था, बहुत सारे केस है इस पे सवाल। तो सरकार किसानों के मर्डर पर चुप क्यों है। मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन पे आप जो कर रहे हो आपकी फैसला है, लेकिन सरकार आंदोलन के ऊपर में जो मर्डर हो रहा है, हम मर्डर कहते हैं उसे, सुसाइड है या नहीं है, लेकिन मर्डर तो पक्का है। इसको आज को हमारे कई एंगल से देखा जा सकता है। तो सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मर्डर हो जाए वहाँ पे। मैं इसके बाद में आपको एक विश्लेषण देना चाहता हूं, जी। और ज्यादा ना कह के छोटी सी बात। मेरे पास कई लोग आए, कहें गुप्ता जी जी। आंदोलन करो नोएडा में, रेडी पटरी का, सबको इकट्ठा करो। तो हमने उनको एक जवाब दिया कि हमारे जो रेडी पटरी परिवार है, वो सुबह दुकान लगाते हैं, शाम को 2, 4, 500 रुपए पैदा करते हैं, जिससे अपने बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा, दवाई दारू, खाना, मकान का किराया देते हैं। अगर ये आंदोलन करेंगे तो उनको खाने को कौन देगा। जी। तो हमारे पास फंडिंग तो आ नहीं रही है। जिनके पास फंडिंग है वो आंदोलन कर रहे हैं। जैसे आप अभी, हम एक बात आपको बता दें, अभी हमने एक फेसबुक पर कमेंट देख रहा था वीडियो, उसमें हमारे सीटू लाल झंडा वाले ने, पार्टी ने, कई लेडीज को लेके हम्म। एक भाषण दे रहे हैं कि किसान के साथ अत्याचार तूफान आएगा, कोई थमाने वाला नहीं। उसमें कुछ वेंडर भी हैं जो पदाधिकारी हैं सीटू पार्टी के। तो क्या वो किसान है? वो तो पट्टी दुकानदार है। वो वहां करने क्या गए? नहीं, तो ऐसी उनसे तो ये। पार्टी जो है अपने वहां से हम्म। 50-100 आदमी लेके वो भीड़ में इकट्ठा होते हैं, भीड़ दिखाने के लिए। इसमें तो ये हो उनसे, रहा है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनसे तो कोई पूछे ना कि वो है क्या आखिर में। किसान है, वेंडर है, लेबर है, मजदूर है। ये सीटू वाले तो हर आंदोलन में खड़े रहते हैं। तो आपके अरे जैसे भाई, लोग अगर इनका विरोध नहीं करेंगे, हम तो सवाल ही पूछ सकते हैं। विरोध तो आप जैसे लोगों को और जो राजनीतिक पार्टी है उनको ही करना चाहिए। और एक और मैं देखता हूँ कि आजकल एक गठबंधन सी हो गई इनकम को, मैंने कमाई के लिए सबका गठबंधन होती जा रही है। और आप भी जी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जी सबका जब वो शाम को जी मिलते हैं तो आपस में एक जी। ही जैसा होते हैं। तो आखिर ऐसे लोगों से सवाल कौन पूछे, कौन इनको बताएगा कि भैया तुम हो कौन, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम किसान किसान को जाके वो लाल झंडा दिखा रहे हो, वेंडर में भी दिखा रहे हो, लेबर में भी दिखा रहे हो, तुम हो कौन। फिर इंडस्ट्रियां बंद करवा रहे हो, तो भैया इंडस्ट्रियां बंद करवाने से कौन बेरोजगार कौन होगा, फिर तुम रोजगार मांग रहे हो। तो इससे कौन पूछेगा, कौन सवाल पूछेगा इन लोगों से। इनसे लोगों के सवाल वही पूछ सकता है जो दिमाग से डर निकाल दिया हो, आंख से मौत का खौफ निकाल दिया हो, दिल से डर निकाल दिया हो, हमारे जैसे। क्यों, मैं शुरू से कहता हूं, इनका धरना प्रदर्शन कोई भी देख लीजिए, लाल झंडे का, देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं ये। इनके हर धरना प्रदर्शन में वही चेहरे मिलेंगे, चाहे वो मौजर बियर का हो, चाहे ठेली पटरी का हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का हो, चाहे वो अन्ना हजारे वाला हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो, कोई भी हो, झाड़ू सफाई वाला भी हो, रिक्शा वाला हो, इनके हर धरना प्रदर्शन में वही चेहरा, वही लेडी, महिलाएं हमारी होंगी। इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि गंगेश्वर दत्त ब्राह्मण समाज के नाम पर एक धब्बा है, हिंदुस्तान के नाम पर एक धब्बा है, कि हमारा ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में अशांति पैदा हो। कि ब्राह्मण को मैं पूजता हूं, ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूं, ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म हमारे यहां पर है, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है। ये सिर्फ अपनी एक दुकान चला रहे हैं और हर लोगों को बहका रहे हैं, और वहां पर
कहते हैं चलो झंडा उठाओ, 10 आदमी लेके पहुंच जाते हैं। ये सुना हूँ आप भी कभी उनके झंडे लेके जाया करते थे। हाँ, ये गुप्ता जी भी जाया क्या? करते थे झंडा लेके। नहीं, कभी नहीं। गुप्ता जी 2019 में और जनवरी 2020 में, जुलाई महीने में, जनवरी में मैं मुझको मंच पर बुलाया, कहा गुप्ता जी 2 शब्द बोलिए। तो हमने यही कहा कि यह धरना प्रदर्शन नहीं है, यह आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप अगर धरना प्रदर्शन करें तो 24 घंटे हमको दे दीजिए, घर में बैठिए, कोई दुकान मत खोलिए, खाना मैं आपको दूंगा। गंगेश्वर दत्त ने हमारा माइक छीन लिया था जब हमने कहा सारे दलाल हैं यहां पर। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए लास्ट में फाइनल कमेंट, कोई ज्यादा जुड़ नहीं रहे, शायद नेट की कनेक्टिविटी भी आजकल नहीं, चलिए आप अगर सुबह ये भेज, ठीक वो है। बात नहीं करेंगे। तो ज्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं आज। अ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। लास्ट में फिर किसान भाई से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसान भाई हैं तो जरूर सोचे समझें और बात करें, क्योंकि बिल पढ़े बगैर कुछ भी जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि अफवाहों के दौर है। और यहाँ सबसे ज़्यादा अफवाह सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुली है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, और कई यूनिवर्सिटियाँ खुली है, उस पर लोग पीएचडी कर रखे हैं। खास करके जो हमारे वामपंथ और टुकड़े टुकड़े गैंग है, उन्होंने तो पूरी पीएचडी की हुई है इन पर। और आप अगर बात करते हैं कहीं आप बहकावे में जाते हैं, आपके जो बहकावे उनके इतिहास देखिए कि कहाँ है। अगर आप वामपंथ की बात करें तो आप कलकत्ता देख लीजिए। कलकत्ता किसी समय में देश के नहीं, दुनिया के 27% रेवेन्यू और देश के 67% रेवेन्यू देने वाला देश था 1947 में। और उस समय हमारा देश अमेरिकन डॉलर के बराबर, 1 रुपए के बराबर 1 रुपए था। लेकिन जिस तरह से आज साजिश साजिश की जा रही है, उसी तरह से उस समय भी साजिश किया जा रहा था। और 1960 होते होते हमारा देश खत्म। 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है, जी। उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि आज योगी जी की सरकार है। अगर अन्यथा और कोई सरकार होती तो उत्तर प्रदेश में आग लग गई होती। ये बात जी आप मान इसके के चले। जी इसलिए योगी जी, अ, हालांकि मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, करता है उसे समर्थन करने में हमें कोई डर नहीं लगता। योगी बुराई जी हो, वो मोदी नहीं जी है। हो, या असम के अरुण गोगोई जी हो, या नवीन जी हो, मुझे किसी का को नहीं। किसी टाइम में ममता जी का भी मैंने बहुत समर्थन किया, और लालू जी भी रेलवे के मामले में बहुत अच्छे काम किए थे। तो मैं जिसका जो अच्छा काम करता है उसका समर्थक हूँ, जो बुरे काम करता है उसका मैंने पूछना, सवाल पूछना मेरा काम है। तो मैं कहा था कि अगर आपको वामपंथ के इतिहास देखना है तो कलकत्ता देखिए। और तो उस वही वामपंथ जो है धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ कन्वर्ट हुआ, और फिर से बंगाल को वही हालत हो गया जहाँ से ममता दीदी ने छुड़ा के लाया था। अब फिर बीजेपी उसे उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डर ये है कि फिर उनमें से कुछ लोग फिर से बीजेपी में शामिल हो रहा हो, और हो ना हो, फिर से बंगाल वैसा ही वैसा ही रहे। क्योंकि जब तक राजनीति नहीं बदलेगा, जब तक देश नहीं बदलेगा, क्योंकि हर जगह राजनीतिक की कब्जा हो गया। छोटे मोटे बड़े बड़े हर लोग अपने आप को राजनीति में आकर अपने आप को देश की शहंशाह, देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। जबकि एक नेता का मतलब होता है समाज सेवा, एक पत्रकार का मतलब होता है समाज सेवा, एक ऑफिसर है उसका मतलब होता है समाज सेवा, लेकिन वो पैड समाज सेवा होता है, उन्होंने धब्बा दिया है, उसे हम पैड समाज सेवा कहते हैं। अगर आप इस फील्ड में आए हैं, नेतागिरी करना चाह रहे हैं, तो आप एक चीज सोच कर आइए इस फील्ड में कि आपको अपने घर से खाकर ही सेवा करना चाहिए। अन्यथा कमाने के लिए आप इस फील्ड में ना आए। अगर आएंगे तो आप भारत का कभी भला नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, पतन की आवाज में आज के लिए इतना ही।